हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स जिसका पेपर कोड 08 है उसका कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। रिवीजन सीरीज पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट हो रही है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की हम कर रहे हैं, उसके हम कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। देखो, अब हम करने जा रहे हैं रिस्क और रिटर्न एनालिसिस। रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस फाइनेंस का वो हार्टबीट है जो बताता है कि कोई इन्वेस्टमेंट कितना प्रॉफिट दे सकता है और उसमें कितना रिस्क है। इन्वेस्टर्स का फंडा सिंपल है, ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन ये एक टाइट ड्रॉप वॉक है। गलत स्टेप और पोर्टफोलियो क्रैश कर सकता है। रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी कि एक्चुअल रिटर्न्स एक्सपेक्टेड से कितने अलग हो सकते हैं। रिटर्न वो गेन या लॉस है जो इन्वेस्टमेंट से मिलता है, जैसे डिविडेंड्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया या कैपिटल एप्रिसिएशन। सो जो हम बेसिकली अब जो देखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्क, उसमें मार्केट, लिक्विडिटी और फाइनेंशियल सारे प्रीवियस से क्वेश्चंस हैं। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, मेजरमेंट टूल्स जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, बेटा, शार्पे रेशो, ये सारे हम करेंगे। और डाइवर्सिफिकेशन का जादू जो रिस्क को कम करता है, ठीक है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। डाइवर्सिफिकेशन का साइंस एक्सप्लेन करेंगे और इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के चैलेंजेस को भी अब हम देखेंगे क्या होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज लॉसेस को मिनिमाइज करने का प्लान देती है। सो जो बेसिकली अब करने वाली है रिस्क, रिस्क की टाइप्स और इम्प्लीकेशन, रिटर्न सोर्सेज क्या है, उसके मेजरमेंट कैसी होती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, बैलेंसिंग एक्ट आपने कैसे करना है, रिस्क मेजरमेंट टूल्स आपके स्टैंडर्ड एविएशन, बेटा, वीएआर, वेरिएंस यानी शार्पे रेशियो, सभी को हम करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन में रिस्क रिडक्शन किस तरीके से होती है, पोर्टफोलियो थ्योरी, एमपीटी, सिस्टमेटिक रिस्क का सोल्यूशन कैसे होता है, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन चैलेंजेस, इसमें एक्सचेंज रेट, मार्केट फ्रिक्शंस को समझेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में वो स्ट्रेटजीज जिससे लॉसेस को कम किया जाता है। सो डिटेल में इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 आता है रिस्क। व्हाट इज रिस्क? देखो, रिस्क वो अनसर्टेनिटी है जो इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल रिटर्न्स को एक्सपेक्टेड रिटर्न से डेविएट कर सकती है। ये वो पॉसिबिलिटी है कि इन्वेस्टमेंट लॉस दे या एक्सपेक्टेड आउटकम से अलग हो। रिस्क के बिना रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन ज्यादा रिस्क लेने का मतलब है बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब रिस्क के कुछ मेजर टाइप्स देखते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नंबर 1 आता है मार्केट रिस्क। प्राइस वेरिएशंस जो रियल, सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इवेंट से आती हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट रिस्क। लाइक स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, जियो पॉलिटिकल टेंशन का आना या रिसेशन आना। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, 2025 में इंडिया के स्टॉक मार्केट में 10% करेक्शन होता है यूएस चाइना ट्रेड वॉर की वजह से, जो रीसेंट इशू है, ठीक है। सेकंड आता है लिक्विडिटी रिस्क। रिस्क जब कंपनी या इन्वेस्टर अपने ड्यूज टाइम पे नहीं पे कर पाते क्योंकि लिक्विड एसेट्स उनके कम है। फॉर एग्जांपल कैश नहीं है उनके पास। अब इसकी अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूं, बाइजूस ने 2025 में लिक्विडिटी क्रंच फेस करता है जब डेट रिपेमेंट्स के लिए कैश शॉर्ट पड़ गया उनका, ठीक है। थर्ड टाइप आती है बिजनेस रिस्क। रिस्क जो प्रॉफिट के फ्लक्चुएशन से आता है, लाइक चेंजेस इन डिमांड, कॉस्ट या कंपटीशन। अब बेसिकली जो बिजनेस रिस्क की दो टाइप्स हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी या मार्केट में जो शिफ्ट्स हो रही हैं। फिर आता है इंटरनल बिजनेस रिस्क। कंपनी के ऑपरेशंस की एफिशिएंसी से ये रिलेटेड होती हैं, जैसे पुअर मैनेजमेंट या सप्लाई चेन के इश्यूज हो गए, ठीक है। एग्जांपल, ओला इलेक्ट्रिक को 2025 में चिप शॉर्टेज से प्रोडक्शन डिलेस होते हैं, ये एक एक्सटर्नल रिस्क है। और इनएफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट से उनकी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई। सो ये एक इंटरनल टाइप का हो गया। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क जो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से आता है, ज्यादा डेट मतलब हायर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। सो जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है वो आपका कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली वही डेट इक्विटी का मिक्स। अब इसकी मैं आपको रीसेंट एग्जांपल दूं तो अदानी ग्रुप 2025 में हाई डेट की वजह से फाइनेंशियल रिस्क फेस करता है जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेशन रिस्क। रिस्क जब परचेजिंग पावर ऑफ इनकम कम हो जाती है ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रिस्क। 2025 में इंडिया में 6% इन्फ्लेशन से फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स का जो रियल रिटर्न था वो कम हो गया, ठीक है जी। अब रिस्क क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, रिस्क बताता है कि इन्वेस्टमेंट कितना वोलेटाइल है। इन्वेस्टर्स अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स लो रिस्क एसेट चूज करते
करते हैं, और जो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स है वो हाई रिस्क एसेट। अगर मैं लो रिस्क एसेट बताऊं तो बॉन्ड उसकी बेस्ट एग्जांपल है, हाई रिस्क बताऊं तो स्टॉक उसकी एग्जांपल है। अब आती है बात रिटर्न की। देखो रिटर्न वो गेन या लॉस है जो एक इन्वेस्टमेंट से एक स्पेसिफिक पीरियड में मिलता है। ये परसेंटेज या एब्सोल्यूट अमाउंट में एक्सप्रेस होता है। रिटर्न्स के सोर्सेस अलग अलग होते हैं। नंबर वन आता है डिविडेंड्स, स्टॉक से पीरियोडिक कैश पेमेंट्स होती हैं ये। इंटरेस्ट, ये बॉन्ड्स या फिक्स्ड डिपॉजिट से ये इंटरेस्ट आपका अराइज होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल एप्रिसिएशन, एसेट प्राइस बढ़ने से कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, लाइक स्टॉक प्राइस 100 से 120 हो गया। रेंटल इनकम, ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से रेंटल इनकम्स आपको आती है, ठीक है जी। अगर मैं आपको इसका रिटर्न की कहूं क्यों ये मैटर करती है, रिटर्न इन्वेस्टर्स का कंपेंसेशन है फॉर टेकिंग रिस्क। हायर रिटर्न्स अट्रैक्ट करते हैं लेकिन यूजली हायर रिस्क के साथ ही आते हैं। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, रिटर्न इज इक्वल टू एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू प्लस इनकम। इसको सारे को डिवाइड कर दो बिगनिंग वैल्यू और सारे को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ। अगर एग्जांपल दूं, एक स्टॉक 100 में खरीदा, ईयर एंड पे 120 उसका प्राइस था, प्लस 5 डिविडेंड मिला, तो जो रिटर्न आफ्टर कैलकुलेशन 25% होगी। अब आती है बात रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कहता है कि हायर पोटेंशियल रिटर्न्स यूजली हायर रिस्क के साथ ही आते हैं। लॉजिक सिंपल है, इन्वेस्टर्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न चाहिए क्योंकि लॉस के चांस भी ज्यादा होते हैं। अब रिस्की इन्वेस्टमेंट मान के चलो, लाइक जैसे स्टार्टअप्स हो गए, जो सेफ इन्वेस्टमेंट्स हैं लो रिटर्न्स देती हैं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। सेफ इन्वेस्टमेंट लाइक आपके गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह उसकी बेस्ट एग्जांपल है। कुछ की फैक्टर्स आते हैं। नंबर वन, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क टॉलरेंस। एज, इनकम और गोल्स पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, इनकम का है या सेफ्टी का है, ये आपके इसको ट्रेड ऑफ को इम्पैक्ट करती है चीज। टाइम हॉरिजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क लेते हैं इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। अगर हम मैटर की करें क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट है, हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो को लाइन करने में, रिस्क और रिटर्न का बैलेंस बनाए रखता है ये चीज, ठीक है। गाइड करता है जब आप एसेट एलोकेशन कर रहे हो, स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट का भी कितना चाहिए आपको, किस तरीके से होना है, उसमें ये आपको हेल्प मिलती है, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं रिस्क मेजरमेंट पे। देखो रिस्क को समझने के लिए उसको मेजर करना जरूरी है। इसके लिए कुछ की टूल्स और रेशियोस हैं जो रिस्क और रिटर्न का एनालिसिस करते हैं। अब इनको हम समझने जा रहे हैं। नंबर वन आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बताता है कि रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना डेविएट करते हैं। ज्यादा डेविएशन मतलब ज्यादा रिस्क है। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ईच रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर लो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जांपल लगा के चलो, टीसीएस स्टॉक का एनुअल रिटर्न 15% प्लस माइनस 10% स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टेबल है। और जो ओला इलेक्ट्रिक है 20% प्लस माइनस 25%, ये बोला है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आता है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया। अब ये सिस्टमेटिक रिस्क मेजर करता है कि एक स्टॉक मार्केट के साथ कितना कोरिलेटेड है। फॉर एग्जांपल निफ्टी लगा लो, अगर तो बेटा 1 है तो स्टॉक मार्केट के साथ सेम वॉलेटिलिटी है। बेटा ग्रेटर देन 1 है, ज्यादा वॉलेटाइल है, यानी मान लो 1.5 है वैल्यू। अगर बेटा लेस देन 1 है तो कम वॉलेटाइल है, मान लीजिए 0.8 वैल्यू है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अदानी ग्रीन का बेटा 1.3 है, हाई रिस्क है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का 0.7 है, सो लो रिस्क है। अब एक टॉपिक आता है वैल्यू एट रिस्क यानी वार। ये बताता है कि वर्स्ट केस सिनेरियो में पोर्टफोलियो कितना लॉस दे सकता है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड एट अ कॉन्फिडेंस लेवल। अगर एग्जांपल दूं, ए पोर्टफोलियो का 95% वैल्यू एट रिस्क है, 10 करोड़ है, यानी उसकी जो वैल्यूएशन है वो 10 करोड़ है, 95% चांस है कि लॉस 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा इन अ मंथ, ठीक है। जोमेटो की रिसेंट एग्जांपल ले लो, जोमेटो का वैल्यू एट रिस्क एनालिसिस क्विक कॉमर्स पोर्टफोलियो के लिए 50 करोड़ लॉस प्रेडिक्ट करता है एट 95% कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है शार्पे रेशियो। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मेजर करता है कि एक यूनिट रिस्क के लिए कितना रिटर्न आपको मिलता है। इसके लिए फॉर्मूले की बात करें, शार्पे रेशियो इज इक्वल टू पोर्टफोलियो रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न, सारे को डिवाइड कर दो बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। जो रिलायंस का शार्पे रेशियो है 1.2 है, गुड है। बाइजूस का 0.5 है, यानी पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है। यानी जो ये बेसिकली मैंने आपको ये 4 करवाई हैं, ये मैचिंग का क्वेश्चन आया था। एक तरफ उन्होंने आपको की टूल्स दे दिए थे, दूसरी तरफ अपने डिस्क्रिप्शन दे दी थी, यू नीड टू मैच, ठीक है।
अब ये टूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो रिस्क को क्वांटिफाई करने में हेल्प मिलती है, हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को कि वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंपेयर कर सके। पोर्टफोलियो की कंस्ट्रक्शन में ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है। हाई शार्पे रेशियो वाले एसेट प्रेफर किए जाते हैं। ठीक है जी, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आते हैं डाइवर्सिफिकेशन। देखो, डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स या ज्योग्राफिकल रीजन्स में स्प्रेड करते हैं ताकि रिस्क कम हो। अगर डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात करें तो स्टॉक्स, बॉन्ड्स हो गए, सेक्टर्स लाइक आपका टेक्नोलॉजी हो गया या एफएमसीजी हो गया, ज्योग्राफिकल रीजन लगा लो, इंडिया, यूएस, कोई भी हो सकता है। ठीक है, देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब एक एसेट अंडर परफॉर्म करता है, दूसरे एसेट लॉसेस को ऑफसेट कर सकती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की इनसाइट्स हैं। नंबर वन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर दो सिक्योरिटीज का रिटर्न परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, पोर्टफोलियो रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट हो सकता है जब होल्डिंग्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं टू इंडिविजुअल रिस्क। यानी जो नेगेटिवली कोरिलेटेड बताऊं, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे जाता है। ठीक है जी। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, यानी अगर रिटर्न्स परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिस्क एवरेजिंग करती है, रिडक्शन नहीं। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, स्टॉक ए और बी का परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। स्टॉक ए प्लस 10% जब स्टॉक बी 10% है, इक्वल वेट से पोर्टफोलियो रिस्क है वो जीरो हो जाएगा। स्टॉक ए और बी जब परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, बोथ प्लस 10% या माइनस 10% मूव करते हैं, तो कोई रिस्क रिडक्शन नहीं होती। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, एक तो सिस्टमेटिक रिस्क में रिडक्शन होती है क्योंकि कंपनीज पैसे क्या स्मूथ आउट करता है ये रिटर्न्स को ओवर द टाइम। लिमिटेशंस की बात करें, सिस्टमेटिक रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता है, यानी ये अनसिस्टमेटिक रिस्क के साथ रिलेटेड है, यानी ये जो मार्केट वाइड रिस्क उसको एलिमिनेट नहीं करता। ओवर डाइवर्सिफिकेशन रिटर्न्स को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर सकती है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी एमपीटी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी जो डेवलप्ड बाय हैरी मार्कोविट्ज एक फ्रेमवर्क है जो डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू अनसिस्टमेटिक रिस्क को कम करता है व्हाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक होते हैं जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होते हैं। बेसिकली ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोर आइडिया बड़ा सिंपल है। सबसे पहले मीन वेरिएंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो को एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के बेसिस पे ऑप्टिमाइज करो। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब मीन हो गया, और जो रिस्क है वो वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू देख सकते हो। फिर आता है एफिशिएंट फ्रंटियर, वो पोर्टफोलियोज जो मैक्सिमम रिटर्न देते हैं फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। थर्ड, फोकस क्या चाहिए, अनसिस्टमेटिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करके एलिमिनेट करना, और जो सिस्टमेटिक रिस्क है उसको मैनेज करना है, बेसिकली जो मार्केट रिस्क है। ठीक है जी। अब ये चीज काम कैसे करती है, इन्वेस्ट करो इन अ मिक्स ऑफ एसेट्स जो लो या नेगेटिव कोरिलेशन रखते हैं। यानी अब ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कमोडिटीज कुछ भी हो सकती हैं। जब एक एसेट अंडर परफॉर्म करता है, दूसरे एसेट लॉसेस को ऑफसेट करते हैं। ठीक है जी। अगर एडवांटेजेस की बात करें, साइंटिफिकली रिस्क को रिड्यूस करती है विदाउट सेक्रीफाइसिंग रिटर्न्स, प्रोवाइड करती है क्लियर फ्रेमवर्क फॉर पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। लिमिटेशंस की बात करें, अज्यूम करती है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रिटर्न्स की, जो रियल वर्ल्ड में रेयर चीज है, ये नहीं होती। डाटा इंटेंसिव और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है जी। अब आता है अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम्स। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो रिस्क को और कम कर सकती है बाय इन्वेस्टिंग इन ग्लोबल मार्केट, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब हम मेजर प्रॉब्लम्स जो इनको हम समझते हैं। नंबर वन, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। करेंसी एक्सचेंज रेट्स की फ्लक्चुएशन से इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। 2025 की एग्जांपल उठाओ, इंडियन रुपी इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर 85 से 90 हो जाता है। यूएस स्टॉक्स का रिटर्न इंडियन इन्वेस्टर के लिए कम हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड है फ्रिक्शंस इन इंटरनेशनल मार्केट्स, रेगुलेटरी हर्डल्स हो गए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज होगी, या मार्केट की इनएफिशिएंसीज जो ग्लोबल इन्वेस्टिंग को टफ बनाती हैं। ठीक है। इंडिया के इन्वेस्टर्स यूरोपियन मार्केट्स में हाई ब्रोकरेज फीस और टैक्स कंप्लायंस फेस करना पड़ता है। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। आगे थर्ड फैक्टर आता है मैनिपुलेशन ऑफ सिक्योरिटी प्राइसेस, फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटिव एक्टिविटीज जो सिक्योरिटीज के प्राइसेस को आर्टिफिशियली कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। इसमें आप प्राइस रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। चाइना में स्टॉक मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन से ग्लोबल इन्वेस्टर लॉसेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है जी, ये इसके एग्जांपल है।
फोर्थ है अनइक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, जब इन्वेस्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट या सिक्योरिटीज के बारे में अनइक्वल इंफॉर्मेशन मिलती है, लीडिंग टू सब ऑप्टिमल डिसीजंस। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यूएस इन्वेस्टर्स को इंडिया के स्मॉल कैप स्टॉक्स की इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, ठीक है, तो मिस प्राइसिंग का रिस्क कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो रिस्क को आइडेंटिफाई, असेस और मिटिगेट करता है ताकि पोटेंशियल लॉसेस को कम किया जा सके। अगर इसकी हम स्ट्रेटजीज की बात करें, नंबर 1 एसेट एलोकेशन, रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से स्टॉक्स, बॉन्ड्स या कैश को मिक्स करो। सेकेंड आता है हेजिंग, डेरिवेटिव्स से रिस्क कवर करना, अब डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस या फ्यूचर्स का यूज करना। थर्ड स्ट्रेटजी है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ऑटोमेटिक सेलिंग जब स्टॉक प्राइस सर्टेन लेवल से नीचे जाता है, ठीक है। एंड लास्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, पॉलिसीज लाइक जो आपका वैल्यू एट रिस्क लिमिट्स है या स्ट्रेस टेस्टिंग है, आप उसको यूज करो। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, जो आपके कैटास्ट्रोफिक लॉसेस है उसको मिनिमाइज करता है, इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। अगर मैं आपको लिमिटेशंस की बात करूं, हेजिंग और स्टॉप लॉस कॉस्ट कहीं ना कहीं हेजिंग और स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं कॉस्ट को ऐड करती है। ओवर मैनेजमेंट रिटर्न्स की कहीं ना कहीं को ओवर मैनेजमेंट अगर करोगे वो रिटर्न्स को कहीं ना कहीं लिमिट कर सकती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आता है नेक्स्ट मेन टॉपिक, रिस्क रिटर्न एनालिसिस क्यों मैटर करता है, ठीक है। पहले इसके रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजें कर लें। देखो, रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस एक कंपनी और इन्वेस्टर के लिए गेम चेंजर है। कारण, रिस्क की टाइप्स, मार्केट, लिक्विडिटी, बिजनेस, फाइनेंशियल, इन्फ्लेशन रिस्क को समझना क्रिटिकल है अगर आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना चाहते हो। रिटर्न के सोर्सेज क्या हैं, डिविडेंड्स हैं, इंटरेस्ट है, कैपिटल गेन हो रहा है, इन्वेस्टर्स का रिवॉर्ड क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, हायर रिस्क के साथ हायर रिटर्न का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। मेजरमेंट टूल्स आते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन, बेटा, वैल्यू एट रिस्क, शार्पर रेशियो रिस्क को कहीं ना कहीं क्वांटिफाई करते हैं जिससे एनालिसिस इजी हो जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन में अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम करता है। एम्पिटिक इसका साइंटिफिक अप्रोच आपको एक प्रोवाइड करती है, एम्पिटिक थ्योरी। इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल एक्सपोजर देता है, लेकिन जो एक्सचेंज रेट्स और मार्केट फ्रिक्शंस है उसमें बहुत ये एक हाई एंडिंग चैलेंजिंग है, इसमें चैलेंजेस हैं इसमें। रिस्क मैनेजमेंट लॉसेस को कंट्रोल करता है थ्रू हेजिंग, एलोकेशन और पॉलिसी। सो रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस एक इन्वेस्टर और कंपनी के लिए रोड मैप है जो बताता है कि कैसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चूज करें। रिस्क और रिटर्न के बीच का ट्रेड ऑफ पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को डिफाइन करता है। रिस्क यानी आपका मार्केट, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल कोई भी हो सकता है। रिटर्न, डिविडेंड, कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मेजरमेंट टूल जैसे स्टैंडर्ड एविएशन, बेटा और शार्पर रेशियो रिस्क को क्वांटिफाई करते हैं। डाइवर्सिफिकेशन और एम्पिटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क को कहीं ना कहीं कम करती है, जबकि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन ग्लोबल एक्सपोजर देता है डिस्पाइट चैलेंजेस लाइक एक्सचेंज रेट रिस्क इन्वॉल्वड है जो इसमें। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज लॉसेस को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं पोर्टफोलियो अप्रोच पे। ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करती है। इसमें एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो मैक्सिमम रिटर्न्स देता है विद मिनिमम रिस्क। इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस, गोल्स और टाइम हॉरिजॉन के हिसाब से ये बनता है। ये डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू प्रोटेक्शन और रिटर्न एप्रिसिएशन को यूज करता है, लेकिन मेन गोल रिस्क और रिटर्न का परफेक्ट बैलेंस है, ठीक है। दूसरी तरफ एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल जुगाड़ है जिसमें इललिक्विड एसेट्स जैसे आपके लोन्स और मॉर्गेजेस को पूल करके ट्रेडेबल सिक्योरिटीज बनाया जाता है जो इन्वेस्टर्स को सेल किए जाते हैं। ये कंपनीज को लिक्विडिटी देता है और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस मिल जाती है, ठीक है। बेसिकली हम इसमें अब जो करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो अप्रोच, रिस्क ऑप्टिमाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और वैल्यू प्रोटेक्शन क्या है, रिटर्न एप्रिसिएशन कैसे होती है, ठीक है जी। पोर्टफोलियो बेटा, सिस्टमेटिक रिस्क का मेजर और इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स उसको और डिटेल में करेंगे। एसेट सिक्योरिटाइजेशन में अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोसेस उसका, बेनिफिट्स और सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे। रीजंस सिक्योरिटाइजेशन के लिए कैपिटल रेजिंग हो गया, अर्निंग एक्सेलरेशन हो गया, फंडिंग डाइवर्सिफिकेशन, इन सबको हम करेंगे। सो डिटेल में करते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज पोर्टफोलियो अप्रोच। पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एक डिसिप्लिन स्ट्रेटेजी है जो रिस्क ऑप्टिमाइजेशन पे फोकस करती है। इसमें एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है जो रिटर्न्स मैक्सिमाइज करे और रिस्क को मिनिमाइज करे।
इन्वेस्टर के रिस्क टॉलरेंस, उसके इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम हॉरिजॉन के बेसिस पे ये बनता है। ये अप्रोच कहती है कि एक सिंगल स्टॉक या एसेट में सारा पैसा डाल देना रिस्की है। पोर्टफोलियो में मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए ताकि रिस्क को सेपरेट किया जा सके। इसके अगर कोर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो नंबर 1 रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हाई रिटर्न्स के लिए रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पोर्टफोलियो अप्रोच इसको ऑप्टिमाइज करती है बाय चूजिंग एसेट्स जो एक दूसरे के रिस्क को बैलेंस करें। ये डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू प्रोटेक्शन और रिटर्न एप्रिसिएशन के टूल्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन मेन गोल है रिस्क का परफेक्ट मैनेजमेंट करना। ठीक है, अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स आते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट है डाइवर्सिफिकेशन। रिस्क को कम करने का मंत्र, वैल्यू प्रोटेक्शन, लॉसेस से बचाव, रिस्क एप्रिसिएशन, वेल्थ ग्रोथ का टारगेट आपका होना चाहिए। अब इनको डिटेल में करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंट एसेट क्लासेस, सेक्टर्स या ज्योग्राफिकल रीजन्स में स्प्रेड करती है। अगेन एसेट क्लासेस की बात करें, स्टॉक्स, बॉन्ड या रियल एसेट हो सकता है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, टेक्नोलॉजी, एफएमसीजी, एनर्जी सेक्टर हो सकता है। ज्योग्राफिकल रीजन इंडिया, यूएस हो गया, यूरोप हो गया। ठीक है, लॉजिक यही है, अगर एक एसेट या सेक्टर डाउन जाता है, दूसरे एसेट लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हैं, रिड्यूसिंग ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। गोल क्या है? अनसिस्टेमेटिक रिस्क यानी जो कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक है उसको कम करना और मार्केट रिटर्न्स को कैप्चर करना। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो इस प्रकार है, लाइक 50% स्टॉक टेक्नोलॉजी में है, 30% बॉन्ड्स हैं, 20% गोल्ड है। टेक्नोलॉजी स्टॉक क्रैश करते हैं -10% से, लेकिन बॉन्ड्स +5% और गोल्ड +8% स्टेबल रहता है। सो इससे क्या होगा, टोटल पोर्टफोलियो रिटर्न सिर्फ -2% जाएगा, यानी ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें, अनसिस्टेमेटिक रिस्क को सिग्निफिकेंटली कम करते हैं, स्मूथ आउट करते हैं रिटर्न्स को ओवर द टाइम। एंड अगर यही बात मैं लिमिटेशंस की करूं, सिस्टेमेटिक रिस्क को एलिमिनेट नहीं करती ये चीज, यानी जो मार्केट वाइड होता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न्स कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाती है। अब सेकंड मेन इंपॉर्टेंट आता है वैल्यू प्रोटेक्शन। व्हाट इज वैल्यू प्रोटेक्शन? वैल्यू ये एक स्ट्रेटेजी है जो पोर्टफोलियो को सिग्निफिकेंट लॉसेस से प्रोटेक्ट करती है। किस तरीके से? नंबर 1 स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। अगर स्टॉक प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे जाता है, ऑटो सेल ट्रिगर हो जाता है इस पे। ठीक है, सेकंड आता है हेजिंग। डेरिवेटिव्स यूज करके डाउनसाइड रिस्क को कवर किया जाता है, डेरिवेटिव्स में लाइक आपके ऑप्शंस और फ्यूचर्स का यूज। थर्ड सेफ एसेट्स, जो लो रिस्क एसेट्स हैं उनको ऐड करना। बॉन्ड्स और गोल्ड आपके बेसिकली लो रिस्क एसेट है, फॉर एग्जांपल इनको ऐड करो। एडवांटेजेस बड़ी सिंपल है, जो कैटास्ट्रोफिक लॉसेस है उनको मिनिमाइज किया जाता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को ये चीज बूस्ट करती है। लिमिटेशंस की बात करें, हेजिंग और स्टॉप लॉस कॉस्ट ऐड करते हैं, यानी हेजिंग और स्टॉप लॉस दोनों चीजें कॉस्ट को बढ़ाती हैं। ओवर प्रोटेक्शन रिटर्न्स को कहीं ना कहीं लिमिट कर सकती है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्न एप्रिसिएशन। व्हाट इज रिटर्न एप्रिसिएशन? ये पोर्टफोलियो अप्रोच का वो पार्ट है जो रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करता है, लेकिन रिस्क के साथ बैलेंस में। ठीक है जी, हाउ? अब किस प्रकार? हाई ग्रोथ एसेट्स में इन्वेस्ट करना। हाई ग्रोथ एसेट मतलब आपके स्टॉक्स या स्टार्टअप्स लगा लो। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, ये इसकी अप्रोचेस है। गोल बताऊं, फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना विदाउट एनी फेसिंग ऑफ एक्सेसिव रिस्क। अब फाइनेंशियल गोल्स मतलब रिटायरमेंट कह लो या वेल्थ क्रिएशन आप मान सकते हो। एडवांटेजेस की बात करें, वेल्थ क्रिएशन के लिए सबसे आइडियल है, लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन करता है। ठीक है जी, एंड अगर सही लिमिटेशंस की बात करें, हाई रिटर्न एसेट्स हाई रिस्क के साथ आते हैं, ये चीज इग्नोर नहीं की जा सकती। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से पेशेंस, अब शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से पेशेंस आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पोर्टफोलियो बेटा एक मैट्रिक है जो बताता है कि पोर्टफोलियो के रिटर्न्स मार्केट रिटर्न्स से के साथ कितने सेंसिटिव है। फॉर लाइक आपकी जो मार्केट रिटर्न्स की बात करें, निफ्टी 50 लगा लो फॉर एग्जांपल, ये सिस्टमैटिक रिस्क का मेजर है जो डाइवर्सिफिकेशन से एलिमिनेट नहीं होता। अगर सिस्टमैटिक रिस्क में एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मार्केट रिस्क। ठीक है जी, अगर इसकी मैं आपको इंटरप्रिटेशन बताऊं, अगर तो बेटा वन है, पोर्टफोलियो मार्केट के साथ सेम वोलेटिलिटी लाइक निफ्टी +10% और पोर्टफोलियो भी +10% चलेगा। अगर बेटा ग्रेटर देन वन है, ज्यादा वोलेटाइल होगा, से कह लो आप बेटा 1.5 है, निफ्टी +10% पे और पोर्टफोलियो +15% जा रहा है।
एंड अगर बेटा लेस देन 1 है, कम वॉलेटाइल होगा। अगर मान लो बेटा 0.8 है, निफ्टी प्लस 10% है और पोर्टफोलियो प्लस 8% जा रहा है। सो अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, पोर्टफोलियो बेटा इज इक्वल टू वेटेड एवरेज ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स बेटास, वेयर जो वेट्स हैं वो आर प्रोपोर्शन ऑफ ईच एसेट इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ फैक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो बेटा को अफेक्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन। नंबर 1, पोर्टफोलियो साइज। लार्ज पोर्टफोलियो ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं, लोअरिंग ओवरऑल बेटा, क्योंकि एसेट मिक्स ब्रॉडर होता है इनमें। एग्जांपल 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो लगा लो जिसका बेटा 0.9 होगा, और यही अगर 5 स्टॉक का उसका बेटा 1.2 लगा लो। सेकंड आता है इन्वेस्टमेंट लॉन्गेविटी, लंबा होल्डिंग पीरियड डिफरेंट मार्केट कंडीशंस कैप्चर करता है। बेटा को ये चीज इन्फ्लुएंस करती है। लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स का बेटा शॉर्ट टर्म फंड से अलग होता है ड्यू टू मार्केट साइकिल, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड आता है ट्रेडिंग वॉल्यूम। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले सिक्योरिटीज ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, बेटा को ये चीज अफेक्ट करती है। एग्जांपल रिलायंस का जो बेटा ज्यादा सेंसिटिव होता है इन कंपैरिजन टू लो वॉल्यूम स्मॉल कैप, क्योंकि हाई वॉल्यूम है रिलायंस के बेटा की। ठीक है, उसके लिए हाई वॉल्यूम इन्वॉल्व है। लास्ट आता है रिटर्न इंटरवल, वीकली है या मंथली है। बेटा कैलकुलेशन रिटर्न इंटरवल पे डिपेंड करते हैं। वीकली रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल होती हैं इन कंपैरिजन टू मंथली, वो ज्यादा स्मूथर होती हैं। एग्जांपल दूं, अगर वीकली बेटा 1.3 है, मंथली 1.1 होगा फॉर सेम टाइप ऑफ द पोर्टफोलियो, या कह लो सेम पोर्टफोलियो। सो बेटा हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो चूज करने में। सिस्टमेटिक रिस्क को क्वांटिफाई करता है फॉर एसेट एलोकेशन। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसेट सिक्योरिटाइजेशन। लास्ट मेजर पार्ट कह लो। एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक फाइनेंशियल प्रोसेस है जिसमें इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स को पूल करके ट्रेडेबल सिक्योरिटीज बनाया जाता है जो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को सेल किए जाते हैं। एंड अगर इलिक्विड फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें, जैसे आपके लोन्स, मॉर्गेजेस और रिसीवेबल्स हो सकते हैं, ये प्रोसेस कंपनीज को लिक्विडिटी देता है और इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। कुछ की एस्पेक्ट्स आते हैं सिक्योरिटाइजेशन के। नंबर 1 आता है पूलिंग ऑफ एसेट। जो सिमिलर एसेट्स हैं को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी में कंबाइन किया जाता है। अगर आपका जो सिमिलर एसेट मान लो लाइक आपके मॉर्गेजेस और ऑटो लोन्स हो गए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, बैंक 1000 होम लोन्स को एसपीवी में डाल दी है। ठीक है, सेकंड आता है इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज। एसपीवी एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज इशू करता है जो अंडरलाइंग एसेट्स के कैश फ्लो से बैक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो कैश फ्लो ले लो, लोन रीपेमेंट से इंटरेस्ट को मान लो, होम लोन रीपेमेंट से एबीएस बनाया जाता है, ये इसके एग्जांपल है। थर्ड आता है क्रेडिट इनहैंसमेंट। एबीएस की क्रेडिट क्वालिटी और मार्केटेबिलिटी बढ़ाने के लिए टेक्निक्स लाइक कोलेटरल, गारंटीज, ओवर कोलेटरलाइजेशन, सबऑर्डिनेशन या रिजर्व अकाउंट्स को यूज किया जाता है। एग्जांपल मान लो सीनियर ट्रेंचेस को प्रायोरिटी पेमेंट, जिससे डिफॉल्ट रिस्क रिड्यूस हो जाए। फोर्थ आता है सिक्योरिटीज का सेल। एबीएस को कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टर्स को सेल किया जाता है स्ट्रक्चर्ड इन ट्रेंचेस, यानी डिफरेंट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं। एग्जांपल, जो हाई रिस्क ट्रेंच 8% रिटर्न है जिसकी, तो लो रिस्क ट्रेंच उसकी 4% होगी। फिफ्थ आता है कैश फ्लोज। अंडरलाइंग एसेट्स के कैश फ्लोज पास थ्रू होते हैं एबीएस होल्डर्स को प्रायोरिटाइज्ड बाय ट्रेंच स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आपने पास थ्रू कर दिया, जो एबीएस होल्डर है वो उनको प्रायोरिटी मिलेगी बाय ट्रांस स्ट्रक्चर, यानी अब जो आपके कैश फ्लोस है ये बेसिकली लोन रीपेमेंट्स होती हैं। एग्जांपल सुनो, मॉर्गेज पेमेंट्स मंथली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। अब बात आती है सिक्योरिटाइजेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं क्यों की जाती है। नंबर 1, लिक्विडिटी। इलिक्विड एसेट कैश में कन्वर्ट होते हैं। सेकंड, रिस्क ट्रांसफर। क्रेडिट रिस्क ओरिजिनेटर से इन्वेस्टर्स को शिफ्ट होता है। थर्ड, डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टर्स को न्यू एसेट क्लासेस मिल जाती हैं। फोर्थ, लोअर फंडिंग कॉस्ट। मार्केट बेस्ड फंडिंग बैंक लोन से सस्ती हो सकती है। ठीक है जी, होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। एक लाइक सुनो, 2008-9 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में सब प्राइम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज के डिफॉल्ट्स ने सिक्योरिटाइजेशन को बदनाम किया। इसके बाद रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, डॉड-फ्रैंक और बेसल 3 और ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई थी। ठीक है जी, ये चीज याद रखना, ये पूछी गई थी। अब आते हैं लास्ट, रीजंस फॉर रेजिंग फंड्स वाया सिक्योरिटाइजेशन। कंपनी सिक्योरिटाइजेशन क्यों करते हैं, इसके पीछे कुछ मेजर कारण हैं, उनको अब स्टडी करने जा रहे हैं। नंबर 1, टू रेज कैपिटल।
सिक्योरिटाइजेशन इलिक्विड एसेट्स जैसे आपके लोन्स या रिसीवेबल को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करती है जिससे इमीडिएट कैश मिलता है। एचडीएफसी 2025 में होम लोन सिक्योरिटाइज करते हैं ताकि न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंड किया जा सके। सेकेंड, टू एक्सेलरेट अर्निंग फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सिक्योरिटाइजेशन से कंपनीज अपफ्रंट कैश रिसीव करती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू या अर्निंग्स के रूप में शो होता है। एग्जाम्पल अगर तो महिंद्रा फाइनेंस ऑटो लोन सिक्योरिटाइज करती है, फर्स्ट क्वार्टर 2025 में इनकी जो अर्निंग्स है वो बूस्ट कर जाती है। थर्ड मेन रीजन, टू डाइवर्सिफाई फंडिंग रिसोर्सेज। सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज को ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट बेस से फंड्स रेज करने देती हैं जिससे रिलायंस ऑन बैंक लोन्स रिड्यूस होता है। अब ब्रॉडर इन्वेस्टमेंट बेस में आपके म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आ जाते हैं। अगर एग्जांपल दूं, टाटा कैपिटल 2025 में एबीएस इशू करती है जिससे बैंक लोन डिपेंडेंसी कम होती है। फोर्थ है पोटेंशियल फॉर रिड्यूसिंग फंडिंग कॉस्ट। सिक्योरिटाइजेशन से क्रेडिट रिस्क इन्वेस्टर्स को ट्रांसफर होता है, लोअरिंग बोरिंग कॉस्ट कंपेयर टू अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स या लोन्स। एग्जांपल अगर दूं, आईसीआईसीआई बैंक सिक्योरिटाइज्ड लोन 6% यील्ड पे सेल करता है वर्सेस 8% बैंक लोन का जो रेट चल रहा है। सो अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं, मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज। देखो, जब एक बैंक अपना मॉर्गेज पोर्टफोलियो सेल करता है बाय क्रिएटिंग मॉर्गेज पास थ्रू सिक्योरिटीज, ये सिक्योरिटाइजेशन का एग्जांपल है। प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मॉर्गेज पूल्ड जो मॉर्गेजेस उसको पूल अप करो, सिक्योरिटीज को इशू करो, कैश फ्लोस होंगे, इन्वेस्टर्स को पास थ्रू होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बेसिकली कैश फ्लोस दोनों होंगे इसकी फॉर्म में, ठीक। अब लास्ट आता है आपका सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर इन सिक्योरिटाइजेशन। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर। ये सिक्योरिटाइजेशन का एक टाइप है जिसमें नो न्यू एसेट्स एक्वायर्ड होते हैं और कोलेटरल फिक्स्ड रहता है फॉर द लाइफ ऑफ द सिक्योरिटी। लॉजिक यही है, अंडरलाइंग एसेट्स के जो कैश फ्लोस हैं सिक्योरिटीज के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को रीपे करते हैं जिससे लीड्स टू सेल्फ लिक्विडेशन। यूज केस की अगर बात करूं, कॉमन है एसेट बैक सिक्योरिटीज में लाइक मॉर्गेज लोन्स या ऑटो लोन्स में, ठीक है। अब जो आपके कैश फ्लोस है वो लोन रीपेमेंट्स हो सकती हैं। अब ये चीज काम कैसे करती है, नंबर वन, फिक्स्ड कोलेटरल। पूल ऑफ एसेट्स फिक्स्ड रहता है, लाइक मान लो कि 1000 ऑटो लोन्स हैं वो फिक्स्ड रहेगा। फिर आते हैं कैश फ्लोस, बोरोअर पेमेंट्स यानी आपकी जो बोरोअर पेमेंट्स है वो ईएमआई में होती हैं, इन्वेस्टर्स को पास थ्रू होती हैं। रीपेमेंट आती है, फिर ओवर टाइम जो सिक्योरिटीज है फुली रीपेड हो जाती हैं, कोई एडिशनल एसेट की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, नंबर वन, क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। कैश फ्लोस डायरेक्टली रीपेमेंट को सपोर्ट करते हैं जिससे डिफॉल्ट रिस्क रिड्यूस हो जाता है। फिर आती है ट्रांसपेरेंसी, फिक्स्ड कोलेटरल से स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल हो जाता है। अब मेन बात है क्यों पोर्टफोलियो अप्रोच एंड सिक्योरिटाइजेशन जरूरी है। देखो, पोर्टफोलियो अप्रोच और एसेट सिक्योरिटाइजेशन फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी के दो पावरफुल टूल्स हैं। अगर हम पोर्टफोलियो अप्रोच की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन से अनसिस्टेमेटिक रिस्क कम करता है, वैल्यू प्रोटेक्शन लॉसेस से बचाती है और रिटर्न एप्रिसिएशन वेल्थ ग्रो करती है। और जो पोर्टफोलियो बेटा है सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करता है, एसेट एलोकेशन में गाइडेंस प्रोवाइड करता है। एंड अगर एसेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करें, इलिक्विड एसेट्स को लिक्विडिटी देता है, कैपिटल रेज करता है, अर्निंग्स को एक्सेलरेट करता है और फंडिंग कॉस्ट को कम करता है। सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर प्रेडिक्टेबल रीपेमेंट को एंश्योर करता है, ठीक है। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग और एसेट सिक्योरिटाइजेशन एक इन्वेस्टर और कंपनी के लिए गेम चेंजर है। पोर्टफोलियो अप्रोच रिस्क ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू मैक्सिमम रिटर्न्स और मिनिमम रिस्क का बैलेंस बनाती है यूजिंग डाइवर्सिफिकेशन, वैल्यू प्रोटेक्शन और रिटर्न एप्रिसिएशन। पोर्टफोलियो बेटा सिस्टमैटिक रिस्क को क्वांटिफाई करता है, गाइड करता है स्मार्ट एसेट एलोकेशन में, जो एसेट सिक्योरिटाइजेशन इलिक्विड एसेट्स को ट्रेडेबल सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करता है जिससे लिक्विडिटी, कैपिटल और कॉस्ट एफिशिएंसी मिलती है। सेल्फ लिक्विडेटिंग स्ट्रक्चर रीपेमेंट को प्रेडिक्टेबल बनाता है। सो ये यहाँ पे आपका जो आज का सेशन है होता है कंप्लीट। होप सो जितना मैंने आपको करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा। रिवीजन सीरीज पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। सो अच्छे से क्लासेस को वॉच करो, समझो, नोट्स बनाओ, तैयारी करो। टारगेट एरिया इन फर्स्ट अटेम्प्ट जेआरएफ एंड यूजीसी नेट। तो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।